नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी मित्रों और किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो पे चलते हैं। आज 22 मार्च 2025 ये टाइम चल रहा है। अब गेहूं पकने की कगार पर है। गेहूं पकने के बाद हम लोग तमाम तरह की सब्जियां करते हैं और उन्हीं सब्जियों में एक सब्जी है जिसे फल और सब्जी दोनों कहा जाता है, वो है खीरा, जिसकी बाजार में डिमांड लगभग हर समय बनी रहती है, लेकिन कुछ खास समय पर इसकी इज्जत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो अब वह समय आ गया है कि अगर आप मार्च के लास्ट में से लेकर के अप्रैल के लास्ट तक, यानी कि लगभग 26 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक आप अगर खीरा लगाते हैं तो खीरा आम में आपको बहुत अच्छा आमदनी हो सकती है। इसका कारण यह है कि अगर आप अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अगर लगाते हैं तो उसकी फ्रूटिंग या हार्वेस्टिंग या पिकिंग शुरू होती है 1 जून के आसपास या मई के लास्ट में शुरू हो जाएगी। तो जब उसकी शुरुआत होती है तो उस समय रेट अच्छे हो जाते हैं। लगभग 1-2 जून तक तो कुछ रेट डाउन होने की उम्मीद है, लेकिन 5-6 जून के बाद रेट बहुत अच्छा हो जाता है और उसके बाद लगभग रेट अच्छा ही चलता है। तो अगर आप खीरा की खेती करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और इस एक महीने के अंदर यानी 26 मार्च 2025 से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक अगर आप खेती कर लेते हैं तो आपको अच्छी आमदनी होने की संभावना है। तो खीरा की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव, जमीन का चुनाव आपको ऐसा करना है जहाँ की जलभराव की स्थिति न पैदा होती हो। क्योंकि जून में बारिश शुरू हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में जलभराव से आपकी फसल नष्ट हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि जलभराव वाली क्षेत्र नहीं होने चाहिए। खीरा की खेती मुख्य रूप से 3 विधियों से की जाती है। एक होती है बेड विधि, बेड और मल्चिंग विधि, और एक नाली विधि होती है। तो उसमें से आप किसी भी एक विधि को अपना सकते हैं। मल्चिंग विधि या स्टेकिंग विधि से अगर आप करते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो अगर आप पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप साधारणतया नाली विधि से भी कर सकते हैं या बेड विधि से भी कर सकते हैं। तो इसमें तीनों विधियों से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले खेत की तैयारी। तो आज मैं जो चर्चा करूंगा वह नाली विधि से कैसे खेती की जाती है इसके विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए चर्चा करते हैं। तो खेत की तैयारी जो है वह निश्चित रूप से 1 एकड़ खेत में लगभग 4 से 5 टाली गोबर की खूब सड़ी हुई खाद मिला करके खेत की जुताई कर देनी चाहिए। और खेत की जुताई करने के बाद उसमें पानी लगा करके उसका पलेवा कर देना चाहिए। जब खेत जुताई की योग्य हो जाए तो जुताई करके और 6-6 फीट की दूरी पर, 5 से लेकर 6 फीट की दूरी पर आप जो है नालियां खोदेंगे। तो उन नालियों में आप 2 तरह से कर सकते हैं कि जैसे एक ही पास में 2 नालियां अगर आप कर लेते हैं तो दोनों के बीच में जो जगह बचती है उसी पर सिर्फ एक लाइन बोआई कर देंगे। तो ये सबसे अच्छी विधि होती है। इसमें नाली में दोनों तरफ से पानी उसको मिल जाएगा
और उसी नाली में हम अगर वाटर सोल्यूबल खाद भी देना चाहते हैं तो दे लेते हैं और उस पौधे को मिल जाती है। इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट रखी जाती है और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वह लगभग 5 फीट के आसपास रहती है। तो अगर आप नाली विधि से करना चाहते तो नाली के दोनों किनारों पर जहाँ तक कि नमी चली जाती है उसी नमी वाले एरिया में ही बीज की सोइंग की जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी दूरी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम लोग, वो 6 फीट कर देते हैं। तो इन दोनों विधियों से आप कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप खेत की इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो 2 नालियां एक साथ जब खोद लेते हैं, दोनों के बीच में जो जगह बचती है वह एक आलू की मेड़ की तरह हो जाती है। उसी मेड़ पर हम एक लाइन बोआई करते हैं 1-1 फीट की दूरी पर। तो इसमें करना यह है कि इसको हम बेसल शुरू में ही दे देते हैं। तो खीरा की खेती को चूँकि बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, तो जब एक बार सिंचाई हम कर लेते हैं उस नाली या बेड की, तो उस बेड को हम फिर एक बार जो है NPK 1 बोरी और जिंक लगभग 3 किलो और सल्फर 3 किलो और पोटास अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं या बाद में चलाना चाहें तो चला सकते हैं। तो कुछ देना चाहें तो कम से कम 30 किलो पोटास भी देना ज़रूरी है। इसको दे करके और उस बेड पर बिखेर दें और एक बार गुड़ाई करवा करके उस मेड़ को फिर से बनवा लेते हैं। और बनवाने के बाद फिर जब हम इसकी सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद जब ओट आ जाता है तब इसमें हम बोआई करते हैं। जब बोआई कर देते हैं तो 3-4 दिन में फसल हमारी बाहर आ जाती है और आते ही कीड़ों का अटैक शुरू हो जाता है। तो कीड़ों का जब अटैक शुरू होता है उसके साथ ही जब हम इसकी सिंचाई करते हैं तो करीब करीब आधा किलो के आसपास कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो पाउडर आता है उसको लगभग 200 लीटर पानी में घोल लें और उसको उसी घोल को जो है उन नालियों में चलाते रहें, जिससे फंगस जनित बीमारी अगर कोई आती है तो वो नहीं होगी। और साथ में जब फसल हमारी लगभग 1 हफ्ते की हो जाए तो उस पर एक बार फिर से स्प्रे होना ज़रूरी होता है फंजीसाइड का। उसके बाद फिर जब 15 दिन की फसल हो जाती है तब हम सल्फर का स्प्रे भी करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करते हैं। और साथ में जितनी बार सिंचाई करते हैं उतनी बार कम से कम 1 किलो प्रति एकड़ NPK 19-19-19 इसकी मात्रा को चलाना जरूरी होता है। तो लगभग 15 दिनों तक ये चलती है। उसके बाद जैसे ही 20-21 दिन बाद उसमें फूल और फल लगने लगते हैं, स्थिति बनने लगती है, तब इसमें हम खाद को चेंज करते हैं। तब 13-0-45 चलाते हैं, 3-4 बार ये चलाएंगे। उसके बाद फिर 0061 या 0050 जो भी खाद आवश्यक होगी पौधे की स्थिति के अनुसार वैसे हमको चलाना पड़ता है। तो लास्ट में जब फसल पिकिंग पर होती है तो उस समय हम इसमें पोटास और फास्फोरस दोनों को चलाना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग लगभग हर तीसरे-चौथे दिन जरूर ही करना होता है, क्योंकि उसमें फल मक्खी का भी प्रकोप होता है। तो फल मक्खी जब फल में डंक मार देती है तो फल हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और ऐसे फलों की बाज़ार में कोई कीमत नहीं होती है। हमारी फसल सुरक्षित हो और अच्छे फल तैयार हों, इसके लिए हमको खीरे की खेती में कीटनाशक दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चौथे-पाँचवें दिन हर चौथे-पाँचवें दिन ज़रूरी होता है। तो इसमें हम मुख्य रूप से पहले इमिडाक्लोरोपिड का एक बार इस्तेमाल करते हैं जो 17.8% के आसपास आती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक डाइमेथोएट करके जो रोगोर नाम से दवा आती है उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। ये और समय समय पर खादों और उर्वरकों का प्रयोग
बहुत ही ज़रूरी है और सिंचाई हर तीसरे चौथे दिन आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमारी फसल बहुत शानदार होती है और इसमें वैरायटियों का जो चयन है वो मुख्य रूप से आपके यहाँ जो चलती हों उसको कीजिए, या फिर एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की कामिनी आती है और मालिनी आती है, इन सबको का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक वैरायटी है जोंगा करके, वो आप कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा चलती है। बीएनआर की क्रिस है, इस वैरायटी को भी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी कम बढ़वार वाली प्रजाति है और बहुत जल्दी फसल इसकी समाप्त हो जाती है और इसमें कामिनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखा गया है। तो ईस्ट वेस्ट की कामिनी भी आप लगा सकते हैं जो बहुत ही शानदार वैरायटी है। तो इस प्रकार आप अगर खेती करते हैं खीरे की तो 1 एकड़ से औसतन 200 क्विंटल तक पैदावार ले जा सकती है, 200 से 250 क्विंटल तक। कुछ किसानों ने तो 300 से 400 क्विंटल तक पैदावार ली है, लेकिन हम उसको नॉर्मली अगर 200 क्विंटल भी मानते हैं तो 10 रुपये से 5 रुपये से लेकर 15 रुपये के आसपास तक का रेट मिलता है, कभी कभी 20, 25, 30 तक देखा गया है। तो अमूमन 10 रुपये का भी रेट अगर हम लेते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए की पूरी हार्वेस्टिंग हमारी आ जाती है और उसमें करीब 60-70 हज़ार रुपये खर्चे हमारे आ जाते हैं। मतलब दवाओं के, खाद के, खेत के और लेबर कास्ट वगैरह सब लेकर के हो जाता है। तो सारे खर्चे काटने के बाद भी 1-1.25 लाख रुपए के आसपास आपको बच जाता है। तो यह खेती बहुत अच्छी है। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इस तरफ ध्यान देंगे और यह बहुत ही सही समय चल रहा है और इस समय आप खेती ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।